नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीमा पांडे एक रिप्रोडक्टिव एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ, जिनको साधारण भाषा में एक इनफर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट कहते हैं। आज मैं आप सबके बीच बात करने जा रही हूँ इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और आईयूआई की। आईयूआई एक वो प्रक्रिया है जो एक आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक का फर्स्ट प्रोसेस है, जिसमें कोई भी दंपति जो नॉर्मल तरीके से, नेचुरल तरीके से या सिंपल दवाओं की वजह से कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट स्टेप के लिए लेते हैं। तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की जो तैयारी होती है आईयूआई की, कैसे हम करते हैं, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है। तो जब भी आपके डॉक्टर ने ये डिसाइड कर लिया कि आपको आईयूआई के लिए जाना है, वो किन कारणों से जाते हैं उनको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी जो हम मेन चीज़ बात करने जा रहे हैं वो ये है कि आईयूआई के प्रोसीजर के वक्त क्या होता है। तो आपको आपके डॉक्टर के यहाँ एमसी के फर्स्ट से थर्ड डे के बीच में बुलाया जाता है, और इस प्रक्रिया को शॉर्ट में समझने के लिए मैं एक बहुत ही फेमस अमेरिकन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट का वीडियो देख रही थी, और मेरे को एक टर्मिनोलॉजी मिली टूशी, TUSHI। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हमें इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन से पहले आपके फर्स्ट विजिट या उसके पहले वाली जो विजिट थी उसमें क्लियर करना होता है। तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन उन दंपतियों का होता है जिनके अंदर ट्यूब्स पेटेंट होती हैं। तो इस टूसी में जो टी है दैट इज़ फॉर ट्यूब, एंड आपकी दोनों या कम से कम एक ट्यूब पेटेंट होनी चाहिए। दूसरा यू, अल्ट्रासाउंड स्पेशली ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कभी भी आईयूआई के फाइनल प्रोसीजर में जाने से पहले, जो कि हम प्रीवियस साइकिल में करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मैं स्पेशली एक नेचुरल साइकिल मॉनिटरिंग करके ये देखना चाहती हूँ कि आपकी बॉडी में चीज़ें कैसे चल रही हैं, आपके एग की ग्रोथ कब हो रही है, कैसे वो ओवुलेट हो रहा है, वगैरह वगैरह। इसके साथ साथ इस ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड से हमको ये भी पता चल जाता है कि आपके यूट्रस में कहीं कोई गांठ तो नहीं है जो कि प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन को किसी भी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है, आपकी ओवरीज में किसी तरह का सिस्ट, कोई एंडोमेट्रियोमा या किसी और तरह की कोई बीमारी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड द्वारा दूर हो जाती हैं। तो एक बार जब प्रक्रिया शुरू करने के लिए आप डे 1 या डे 2 ऑफ योर पीरियड्स आते हैं, उस दिन हम आपका एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, और उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि पिछली साइकिल का कोई ऐसा फॉलिकल जो बढ़ गया था रप्चर ना हुआ हो, क्योंकि वो हार्मोन रिलीज़ करेगा और जिसकी वजह से हमारी ये साइकिल हैम्पर हो सकती है, वो तो नहीं प्रेजेंट है। या कोई और किसी तरह की दिक्कत जो मैंने आपसे डिस्कस की, उसमें से कोई चीज़ तो नहीं है आपके अल्ट्रासाउंड में, आपकी पेल्विस में, स्पेशली आपके यूट्रस, ट्यूब्स एंड ओवरीज में। उसके बाद एक सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट को हम दोबारा से एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आपके हस्बैंड में या आपके पार्टनर में स्पर्म का काउंट हमारे 10 मिलियन से ऊपर है, उसकी मोटिलिटी या उसकी गति, मूवमेंट जो होती है, मैं बताती रहती हूँ आपको कि वो 40% के करीब होनी चाहिए, वो कर रहा है कि नहीं, आपके हस्बैंड के सीमेन में किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि ये सारी जो फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स हमारे आईयूआई सक्सेस को किसी भी तरह से प्रभावित करते हैं। तो इसके बारे में हम जानकारी को दोबारा रिवाइज करते हैं कि आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस आईयूआई करने के लिए परफेक्ट है। उसके बाद नंबर आता है हार्मोन्स का, H फॉर हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स वो सिग्नल हैं जो ब्रेन हमारे ब्लड में भेजता है ओवरीज पे एक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से ये जो पूरी प्रोसेस है एग के ग्रोथ की, रप्चर होने की, उसके ट्यूब में पहुंचने की, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इसमें हम एक थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन जरूर देखते हैं, क्योंकि कभी कभी थायराइड ज़्यादा होने पे हाइपो या हाइपर थायराइडिज्म की बीमारी अगर आपको है, या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया है, या वो मदर्स जो लैक्टेटिंग हैं, अपने माँ को, अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनके में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा होता है। उसके अलावा एक एंटी मलेरियन हार्मोन होता है जिसके बारे में मैं अलग से आप लोगों से बात कर चुकी हूँ। वो एंटी मलेरियन हार्मोन आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बताता है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग दवाओं की डोज वगैरह डिसाइड करते हैं। आईयूआई प्रोसीजर के लिए मैंने यूज़ किया है। इस आईयूआई प्रोसीजर को अब हम डिटेल से आगे जानते हैं। तो ये TUSH को हमने क्लियर कर लिया।
तब नंबर आता है कि हमें आगे क्या करना है। मेरी आपसे एक डिटेल बात होती है कि आप किस तरह की साइकिल प्रेफर करते हैं। आईओआई नेचुरल साइकिल में भी की जाती है, जहाँ पे आपका नेचुरल फॉलिकल का ग्रोथ देखते हैं, जो मैंने आपको बताया है कि हर औरत के अंदर फर्स्ट 5 डेज ऑफ मेंसेस में कोई एक अंडा कभी राइट या लेफ्ट से सिलेक्ट होता है। आगे जाकर के 5वें से 14वें दिन के बीच वो बढ़ता है एक पानी की झिल्ली में, जिसको हम फॉलिकल कहते हैं। वो फॉलिकल जब 20 से 25 मिलीमीटर का हो जाता है तो वो रप्चर करता है और वो अंडा ट्यूब में आ जाता है। तो नेचुरल साइकिल आईओआई में हम आपको फिर 10वें दिन बुलाते हैं कुछ विटामिन वगैरह देने के बाद, और उस दिन हम आपका सेकंड स्कैन करते हैं, जिसमें मुझे 2 चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर मैं आपको इस डायग्राम से समझाती हूँ तो ये यूट्रस या वूम्ब है, इसकी एक लाइनिंग होती है जो हमारी सॉयल है या मिट्टी है, जिसके ऊपर हमको बीज को डालना है। तो हमें इस मिट्टी की फर्टिलिटी और उसके साथ साथ ये ओवरी है, इसमें जो अंडा बढ़ रहा है उसकी ग्रोथ ठीक से चल रही है, वो जिस अप्रोप्रिएट साइज में बढ़ना चाहिए जिस दिन को, इन दोनों के बीच में एक सिंक्रोनाइजेशन है कि जिस हिसाब से ये अंडा बढ़ रहा है उस हिसाब से ये झिल्ली भी तैयार हो रही है, तो वो बेस्ट नेचुरल साइकिल मानी जाती है। और जब हम देखते हैं कि ये अंडा हम डे 8 या 10 को आपको बुलाते हैं, कुछ लोग इस बीच में आपको एक LH किट नाम का मॉनिटरिंग किट दे देते हैं, जो डे 8 ऑफ साइकिल से रोज़ सुबह शाम आप अपना एक हार्मोन LH टेस्ट करते रहते हैं, जो हमें इंडिकेट करता है कि आपका फॉलिकल रप्चर के लिए तैयार है। अगर वो नहीं करते हैं, मैं उसकी जगह स्कैनिंग करना प्रेफर करती हूँ। मैं डे 8 या 9 से शुरू कर देती हूँ और देखती रहती हूँ कि आपका फॉलिकल कैसे ग्रो कर रहा है, और जब उसकी ग्रोथ बढ़िया से हो जाती है या वो रप्चर होने लगता है, तब हम लोग फिर नेक्स्ट बैठते हैं और साथ में डिसाइड करते हैं कि हमें आगे आईओआई कब करना है। अगर ये एग हमको रप्चर होता हुआ दिखाई पड़ गया, तो अगर हमें इसकी टाइमिंग नहीं पता होती है तो हम तुरंत इमीडिएट या नेक्स्ट डे एक आईओआई प्लान कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि अब हमें ऐसा करना है। ये तो हुआ नेचुरल साइकिल। नेचुरल साइकिल की सक्सेस रेट थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, लो है, क्योंकि ये फॉलिकल की ग्रोथ और इसका रप्चर हम टाइम नहीं कर पाते हैं। तो दूसरा तरीका होता है मेडिकेटेड आईओआई। मेडिकेटेड आईओआई 2 तरह से हो सकती है, बल्कि 3 तरह से हो सकती है। हम आपको सिर्फ टैबलेट दे सकते हैं। टैबलेट में जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो क्लोमिड होती है या दूसरी लेट्रिजोल होती है। क्लोमिफीन एंड लेट्रिजोल 2 ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं आप में अंडे बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा आईओआई का पर्पस है कि अंडे और बीज की संख्या को बढ़ाना, जिससे फर्टिलाइजेशन का चांस बढ़ जाए। तो जब हम वो दवा देते हैं आपको, यूजुअली वो मेडिसिन जो होती है एमसी के 2nd या 3rd डे से 5 डेज़ के लिए हम देते हैं। उसको खाने से कभी कभी किसी को थोड़ा बहुत गिडीनेस, हेडेक, नौजिया हो सकती है, किसी किसी को ब्रेस्ट टेंडरनेस होता है। उसका कोई बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो अगर हम वो आपको 5 दिन खिलाते हैं सिर्फ मेडिसिन, तो आपको डे 10 या 11 ऑफ साइकिल को बुलाते हैं। उस दिन हम आपका एक ट्रांसवेजाइनल स्कैन प्लान करते हैं और उस दिन से हर दिन या ऑल्टरनेट डे या 2 डेज़ के बाद वो स्कैन रिपीट करते रहते हैं। और कोई ब्लड टेस्ट, हार्मोनल वर्कअप आईओआई की प्रक्रिया में मैं करना पसंद नहीं करती हूँ, उससे अननेसेसरली कॉस्ट ऊपर जाती है। अब जब मेरा ये फॉलिकल जिस पानी की झिल्ली में अंडा बढ़ रहा है वो 18-20 मिलीमीटर के ऊपर अगर मैं दवा से कर रही हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि ये जो फॉलिकल है ये 20 मिलीमीटर से ऊपर हो जाता है। उस दिन तक एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैं देती हूँ कि आपको एब्स्टिनेंस में नहीं रहना है। क्या होता है कि जब कभी भी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चलता है तो ये जो दंपति होते हैं ये नेचुरल सेक्स से बाहर हो जाते हैं, वो साथ नहीं रहते हैं, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाते हैं। वो सोचते हैं कि जब उनका डॉक्टर कहेगा तभी वो रिलेशन बनाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्पर्म है ये या तो टेस्टिस में खुश रहता है, या जब ये फेलोपियन ट्यूब में आता है एक अंडे से मिलता है तब खुश रहता है। इसके बीच का जो जितना टाइम है और वो स्पेस ट्रैवल करता है, चाहे वो स्क्रोटम में पेनिस के थ्रू आ रहा हो या
वजाइना में पड़ा हो तो उसमें वो स्ट्रेस रहता है, उसके अंदर कुछ कुछ गलत केमिकल्स निकलते हैं जो उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं। तो अगर कोई भी आदमी रिपीटेड इजैकुलेशन नहीं कर रहा है तो उसके अंदर स्पर्म एंड उसके साथ बहुत सारे जो डेब्रिस हैं, बहुत सारी चीज़ें और भी केमिकल्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे और वो स्पर्म की क्वालिटी को ख़राब कर देंगे। तो जब तक आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह नहीं दी कि अब आपको साथ नहीं रहना है, तब तक आप रेगुलरली या 1-2 दिन छोड़ करके साथ रहना ना भूलें। मतलब वो स्पर्म सीमेन इजैकुलेट होना चाहिए। अब यूजुअली हम डे ऑफ ट्रिगर, जिस दिन हमको लगता है कि अब ये फॉलिकल मैच्योर हो गया, अब हमको इसको फोड़ने के लिए एक दूसरा सिग्नल देना है जिसको हम ट्रिगर कहते हैं। वो ट्रिगर है कि इस एग को ओव्यूलेट करने के लिए उसको यूजुअली हम जो ट्रिगर यूज़ करते हैं उसका नाम HCG है। वो एक प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। जिस दिन हम वो ट्रिगर प्लान करते हैं उस दिन से हम आप लोगों को फिजिकल रिलेशन बनाने को रोकते हैं, जिसको हम एब्स्टिनेंस कहते हैं। वो एब्स्टिनेंस मिनिमल 2 डेज का होना अच्छा होता है। वो उससे IUI की सक्सेस रेट बढ़ती है। तो हम ट्रिगर की टाइमिंग इस तरह से डिसाइड करते हैं। अगर हमको सिंगल IUI करना है तो वो IUI आपका 36 से 40 आवर्स के बाद पड़ता है। तो कन्वीनियंट टाइम में पड़े जिससे कि आप पहुंच सके क्लिनिक पे आराम से रिलैक्स होकर के, आपके पार्टनर को भी कोई प्रॉब्लम ना हो और वो प्रोसेस पूरा अच्छे से विदाउट एनी स्ट्रेस हो जाए। फिर आता है वो दिन जिस दिन IUI परफॉर्म करना होता है। IUI जिस दिन करना होता है उस दिन आपको बिल्कुल कोई भी खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं होनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ना किसी तरह का एनेस्थीसिया यूज़ होता है, ना आपको बेहोश किया जाता है। आपको आते ही सबसे पहले क्लिनिक में रिपोर्ट करके अपना कार्ड दिखाना होता है, अपनी ID बतानी होती है। उसके बाद स्टेप 1 होता है आपके पार्टनर का सीमेन कलेक्शन, जो हम एक लेबल्ड आइडेंटिफिकेशन कोड के साथ आपको एक बॉटल देते हैं स्टेराइल, जिसमें जाकर के किसी क्लीन रूम में आपके पार्टनर को सीमेन इजैकुलेट करना होता है मैस्टरबेशन या हस्तमैथुन के द्वारा, और उसे ला करके अपने फर्टिलिटी डॉक्टर के एंड्रोलॉजी लैब के पास जमा करना होता है। उसके बाद आपकी डॉक्टर आपसे बैठ करके बताती है, आपको एक बार प्रोसेस डिस्क्राइब करती है और फिर इस सीमेन को प्रोसेस किया जाता है, इसको वॉश किया जाता है एक स्पेशल मीडियम में, जिससे जो अच्छी क्वालिटी के कीटाणु या स्पर्म हैं वो ऊपर आ जाएं और उनको लेकर के एक स्पेशल प्लास्टिक कैथेटर द्वारा हम आपके यूट्रस में उसको प्लेस करते हैं। तो उसके लिए हम आपको एक स्टेराइल रूम में ले जाते हैं, जहां आपको लिटा करके एक छोटा सा कसको स्पेकुलम होता है उसको लगा करके, और फिर उसमें आपको किसी बेहोशी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, डर रहे हैं, तो आपको थोड़ा कोई एंग्जियोलिटिक या रिलैक्स करने के लिए वैलियम या एल्प्रेक्स नाम का टैबलेट दे दिया जाता है प्रोसीजर के 30 मिनट्स पहले। फिर आपको वहाँ पे लिटाया जाता है और लिटा करके आपको रिलैक्स करके प्रिपेयर्ड सीमेन उस स्पेशल सिरिंज द्वारा आपके यूट्रस में, आपको मैंने बताया था कि ये यूट्रस है, इसमें ये इस कैविटी को एंडोमेट्रियल कैविटी कहते हैं, ये सर्विक्स है तो हम, और ये विजाइना है, तो हम इसके थ्रू यहाँ तक जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक जा कर के ग्रेजुअली वो जो सीमेन उस कैथेटर से एक सिरिंज द्वारा अटैच्ड है, हम ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे पुश करते हैं या रिलीज करते हैं, जिससे कि वो आराम से ऊपर तक जा सके। ये प्रोसेस हम बहुत ही आराम से धीरे धीरे करते हैं, जिससे वो डिसेमिनेट हो सके प्रॉपरली। और बहुत तेज़ी से देने से कभी कभी यूट्रस बहुत तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट करता है और सारा सीमेन बाहर आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि वो जितना रिलैक्स एटमॉस्फेयर में हो। आप आगे से याद रखिएगा कि अगर आप IUI प्रोसीजर के लिए जा रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप अपना सेल फोन हमेशा पास रखते हैं, आप अपना ईयरबड्स लेके जाइए, आप कोई म्यूज़िक, कोई मंत्रा, जो कुछ आपको रिलैक्स करता हो उसको अपने कान में लगा लें, जिससे आपको और आपके डॉक्टर दोनों का स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो जाएगा और आपके IUI की सक्सेस रेट बढ़िया होगी। अब ये सीमेन यहाँ पहुँच गया, ये सीमेन यहाँ से अब स्पर्म की मोटिलिटी या उसके चलने की गति पर डिपेंड करता है, वो कैसे चल करके यहाँ तक पहुँचेगा।
आप याद रखिए कि जब वेजाइनल में इंटरकोर्स में यहाँ पे जब सीमेन आता है तो 14 मिलियन या 14 लाख कीटाणुओं में से सिर्फ एक कीटाणु यहाँ तक पहुँच पाता है। वो कीटाणुओं की संख्या यहाँ हमने 10 मिलियन या उससे ऊपर कर दी, तो अब यहाँ पे स्पर्म के पहुँचने का चांस बढ़ गया। और जो हमने आपको मेडिकेशन दी थी, हो सकता है नॉर्मल ओवरी जो बिना मेडिकेशन के एक अंडा रिलीज करती है उसने 2 किया हो, 3 किया हो, तो उनके मिलने का चांस बढ़ गया। लेकिन यहाँ से सारा कुछ नेचुरल प्रोसेस की तरह से होता है और इस तरह आपकी ये IUI प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। उसके बाद आपको उस टेबल पे 15 से 20 मिनट तक लेटे रहना होता है। कुछ भी उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैडम IUI करा के क्या मुझे 14 दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 15 से 20 मिनट क्रूशियल होते हैं। बेसिकली हम आपको रिलैक्स करना चाहते हैं और उस रिलैक्सेशन में आप आराम से 15-20 मिनट लेटे रहते हैं। फिर आप उठ करके अपने डॉक्टर से मिल करके जो भी वो आगे की दवा प्रिस्क्राइब करती है उसको लेकर के आप घर जा सकते हैं। तो अब एक बार ये IUI प्रोसेस ख़त्म हो जाता है तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। इस प्रिस्क्रिप्शन में एक प्रोजेस्टेरॉन नाम का कैप्सूल या टैबलेट, जो लोग मेरे पेशेंट हैं वो जानते हैं कि मैं देती हूँ, जिसको वेजाइना में इंसर्ट करना होता है। बहुत सारे पेशेंट क्वेश्चन करते हैं मैम ये बहुत मेसी है, इससे डिस्चार्ज होता है, मैंने कभी किया नहीं है। लेकिन यकीन मानिए ये प्रोजेस्टेरॉन, ये जो यूट्रस की लाइनिंग है, इसमें प्रेगनेंसी को इम्प्लांट करने में हेल्प करता है और अच्छा होता है। और स्पेशली उन लोगों को जो एनओवुलेटरी होते हैं, जिनको अपने आप अंडा नहीं बनता है, उनके में हम ज़्यादा देते हैं। जो लोग सिर्फ टैबलेट द्वारा ओवुलेट कर रहे हैं और 1 से 2 अंडे बने हैं, ज़रूरी नहीं है उनको प्रोजेस्टेरॉन दिया जाए। लेकिन अधिकतर IUI क्लिनिक्स IUI के बाद या तो मुंह से खाने वाला एक प्रोजेस्टेरॉन या अंदर रखने वाला, या दोनों आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ डाइट में मेरे से बहुत लोग पूछते हैं मैडम इसके बाद क्या क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको एब्सटिनेंस नहीं रखना है। आपको इसके बाद सेक्सुअल कांटेक्ट आराम से बना सकती हैं। बनाना अच्छा होता है, वो IUI की सक्सेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन अगर आप किसी वजह से उस दिन सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। खाने पीने में आपका जो मन करे, जो भी फ्रेश हेल्दी फूड है वो आप खा सकते हैं। बाहर की चीज़ें खाने से आपको इन्फेक्शन होने का डर होता है। इन्फेक्शन में आपको एंटीबायोटिक्स चलेंगी और दवाएं चलेंगी जिनका आपकी सक्सेस पे असर हो सकता है। इसलिए हम लोग बाहर का खाना मना कर सकते हैं। किसी तरह का भी कोई कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं होता है, ना ही IUI करके तुरंत या IUI प्रेगनेंसी मिलने के बाद भी। ये बात याद रखने की है, आपकी लाइफ बिल्कुल वैसे ही चलती है जैसे हमेशा चल रही थी। इस IUI प्रोसीजर के बाद 2 तरीके हैं जानने के लिए कि ये IUI आपके लिए सक्सेसफुल हुई कि नहीं हुई। पहला तरीका है कि हम 14 दिन के बाद आपको बुलाएं और आपके ब्लड में प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसको बीटा HCG कहते हैं, उसको टेस्ट करके देखें। अगर वो पॉजिटिव है तो आपको प्रेग्नेंट माना जाता है, और नहीं, कॉस्ट डाउन करने के लिए, कम करने के लिए हम पीरियड के डेट तक वेट करते हैं और उस दिन आपका यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट, जो आप घर में प्रेगा न्यूज़ मंगा के करते हैं, उसको करके आप देख सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हुए या नहीं हुए। मुझे उम्मीद है कि IUI का ये पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक बार रिकैप करूँगी कि IUI का प्रोसीजर नॉन इन्वेजिव, बहुत सस्ता प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ये उन दंपतियों के लिए किया जाता है जो नेचुरली सब कुछ नॉर्मल होने पे या बहुत माइल्ड कमी होने के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं फिर भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, या जिनकी एक ट्यूब बंद है और एक खुली हुई है। इस प्रोसीजर को करने से पहले आपके शरीर में कुछ जांचें होती हैं, जिसमें एक आपकी ट्यूब की जांच सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि IUI को वर्क करने के लिए आपका ट्यूब खुला, एक एटलीस्ट 1 ट्यूब खुला होना बहुत ज़रूरी है। आपके अल्ट्रासाउंड करके हमको ये देखना ज़रूरी होता है कि आपके अंदर कोई फाइब्रॉयड, एंडोमेट्रियोसिस
सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा की कोई गांठ तो नहीं है, आपकी ओवरीज में कोई सिस्ट तो नहीं है, आपके हार्मोन्स में थायराइड, प्रोलैक्टिन ठीक है, आपका AMH लेवल अच्छा है। AMH आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बताता है, अगर वो कम होता है तो हमें अपनी दवाओं का तरीका चेंज करना पड़ता है। और अगर ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो हम आपको मेडिकेटेड साइकिल प्रेफर करते हैं। मेडिकेटेड साइकिल में एक साइकिल हम आपको टैबलेट से सिर्फ देते हैं, और उस टैबलेट को देने के बाद हम आपको 1 या 2 बार अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में अगर सब चीज़ नॉर्मल आती है, ठीक से चलती है, जब आपका अंडा 20 mm का हो जाता है तो हम ट्रिगर का इंजेक्शन देते हैं, और उसके 36 से 40 घंटे के बाद हम आपका IUI प्रोसीजर करते हैं। ये सेम प्रक्रिया हम सिर्फ इंजेक्शन से भी कर सकते हैं, जिनको हम गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन कहते हैं, और मैक्सिमम सक्सेस रेट जो होती है IUI की वो इन गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस के साथ होती है। लेकिन ये इंजेक्शंस एक्सपेंसिव होते हैं, आपको रोज लेने पड़ते हैं, इसलिए इनकन्वीनियंट होते हैं, और IUI की टोटल सक्सेस रेट 10 से 18% के बीच में है आपकी एज और आपकी डायग्नोसिस के हिसाब से। तो ये बहुत ज़्यादा मुझे वर्थ नहीं लगती है करने के लिए। तीसरा तरीका है मेडिसिन और इंजेक्शन मिक्स करके करने का। बाकी सारा प्रोसीजर सेम होता है, सिर्फ उसमें आपको 5 दिन दवाइयाँ देने के बाद हम 1-2 इंजेक्शन गोनाडोट्रोपिन्स के देते हैं, जिससे आपके अंडे अच्छे से ग्रो करें और आपका एंडोमेट्रियम, और जब भी IUI करने जा रहे हैं उसके पहले एंडोमेट्रियम भी अच्छा होना चाहिए, आपका फॉलिकल भी अच्छा होना चाहिए, उसके बीच सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, तभी आप अच्छे रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब कठिनाई क्या आती है, कभी कभी क्या होता है कि जब हम IUI करने जाते हैं तो आपका ये जो सर्विक्स है, ये जो सीधा दिखा रहा है सर्वाइकल कैनाल, ये किसी की टेढ़ी होती है, किसी का ये शेप इधर से ऐसे ऐसे जाता है, तो उसके में हम ये कैथेटर ठीक से नहीं लगा पाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, IUI के दिन हम आपको ये इंस्ट्रक्शन दे के भेजते हैं कि आप सुबह यूरिन पास करने के बाद IUI होने के 3-4 घंटे पहले से आप यूरिन होल्ड करके रखें। आपका ब्लैडर जितना यूरिन से फुल रहेगा उतना ये यूट्रस ऐसे गिरा होता है, इधर या इधर नॉर्मल सिचुएशन में, उसको हम स्ट्रेट करना चाहते हैं, जैसे ये स्ट्रेट है, और ये करने का तरीका सिर्फ हम ब्लैडर फिलिंग द्वारा कर सकते हैं। IUI के इस प्रोसीजर को हम पेट पे प्रोब रख के अल्ट्रासाउंड द्वारा गाइडेड भी कर सकते हैं, स्पेशली उन डिफिकल्ट IUIs में जहाँ पे हम इस कैनाल को नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा बहुत तरह के एक्स्ट्रा थिन, एक्स्ट्रा सॉफ्ट, हार्ड कैथेटर्स आते हैं, उन सब से आपके रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो सीमेन होता है उसके प्रिपरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, किसी का हम डेंसिटी यूज़ करते हैं, किसी को सिर्फ स्विम अप करते हैं। आजकल नए नए मीडिया आ गए हैं, आप सिर्फ उसमें सीमेन प्लेस करते हैं और जो अच्छे स्पर्म होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं जो आपका फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट अच्छे से जानता है, और क्या आपके ऊपर सबसे अच्छा काम करेगा वो आपको वो बताता है। आपके हस्बैंड या पार्टनर में सीमेन में स्पर्म की संख्या अगर 10 मिलियन से ऊपर है तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। वो लोग जिनके हस्बैंड में सीमेन नहीं है, सीमेन में स्पर्म नहीं है, जिनको एज़ोस्पर्मिक कहते हैं, उनके लिए डोनर IUI किया जाता है। सारा प्रोसेस सेम होता है, बस जो हम सीमेन लेते हैं वो आपके और आपके पार्टनर के ब्लड ग्रुप से और सारे डील डॉल से मिला के सारे इन्फेक्शन स्क्रीन करके जेनेटिक डिजीजेज रूल आउट करके उस सैंपल को आपके अंदर डालते हैं, तो उसको हम डोनर इंसेमिनेशन कहते हैं। तो डोनर इंसेमिनेशन एक तो जिनके हस्बैंड या पार्टनर एज़ोस्पर्मिक हैं उनके लिए होता है। कुछ खानदानों में कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं जो फादर की तरफ से आती हैं और हर बच्चे में हर जनरेशन के होती हैं, उसको रोकने के लिए भी हम डोनर इंसेमिनेशन की सलाह देते हैं। इसी तरह से जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनको भी अगर बच्चा चाहिए होता है तो हम डोनर इंसेमिनेशन करते हैं। उसके अलावा कुछ महिलाओं को सेक्सुअल कांटेक्ट से प्रॉब्लम होती है, वेजिनिस्मस उस पेन को कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ उनके वेजाइना के नज़दीक आती है तो उनको बहुत क्रूशियल पेन फील होता है। तो ये कपल्स अपनी मैरिज को कंज्यूमेट नहीं कर पाते हैं, उनका सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं हो पाती है और उनको बच्चा चाहिए होता है, तो उन लोगों को हम सिडेशन दे के, बेहोशी दे करके या जैसे भी अप्रोप्रिएट
अप्रोप्रिएट होता है, ये पूरी प्रक्रिया हम उनके ऊपर करते हैं। इस सारी प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने डॉक्टर से समझना है कि आपकी डायग्नोसिस जो है, उस डायग्नोसिस में IUI ट्रीटमेंट आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है कि नहीं। दूसरा, आपके एग की मैच्योरिटी कैसी चल रही है और आपके पार्टनर का सीमेन कैसा है। अगर ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं तो मुझे यकीन है कि प्रेगनेंसी मिलेगी आपको, लेकिन रियलिस्टिक गोल रखना है। कभी भी ये मत सोचिए कि आपको IUI द्वारा 50-70% चांसेस हैं प्रेग्नेंट होने का। अगर आपकी उम्र 35 के नीचे है तो ये मैक्सिमम 20% तक जाएगा, और अगर आपकी एज 35 के ऊपर जो बढ़ती जाती है, 35 से 37 में ये 10-12% रहेगा, 37 के नीचे जाने पे ये 5% हो जाएगा, 37 के ऊपर जाने पे 37-40। और किसी भी महिला जिसकी उम्र 37 साल हो गई हो, 40 साल हो गई हो, उसको IUI करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया, आपको इससे कुछ भी जानकारी मिली, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो इस प्रोसीजर से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे पूछ सकते हैं। और अगर आपने रियली इस वीडियो को पसंद किया तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, जिससे आगे आने वाले मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।